हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो प्रश्न बताने वाला हूँ इनको नोट भी कर लीजिएगा और साथ ही हम इनको आज बेहतर तरीके से याद करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, इसे समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मूल प्रभाज देखिए, सिंपल सी भाषा है कि 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उसके यानी घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी क्या होता है कि कोई भी एक घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब ये विलेय और विलायक के लिए अलग अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें भाषा परिभाषा याद रखनी है, डेफिनेशन याद करनी है। तो ये डेफिनेशन सिंपल हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि किसी घटक का मूल प्रभाज क्या होता है, उस घटक की मूलों की संख्या यानी उसमें घुले देख सकते कि बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कोई घटक होगा, घटक के मूलों की संख्या होगी और बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के भी क्या होंगे, बराबर हो जाता है मूल प्रभाज, जिसे x से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? तो इसे याद कर लीजिएगा। फिर देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, परासरण क्या है। परासरण दाब के लिए व्यंजक, तो अर्धपारगम झिल्ली, मान लीजिए कोई पात्र है और पात्र में क्या हो, कोई अर्धपारगम झिल्ली लगी हो, तो यह अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से, कोई विलायक से क्या होगा, विलायक से विलयन में अथवा तनु विलयन से शांत विलयन में विलायक का स्वतः प्रभाव, विलायक का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण दाब के लिए व्यंजक की बात की जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ध्यान रखना। और सिंपल सी 2 लाइन याद रखेंगे, क्योंकि विलायक का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण दाब का व्यंजक क्या होगा, पी वी बराबर एन आर टी। अगर आप चाहो तो भी के लिए कहाँ पर पहुँचा सकते हो, नीचे, तो पी बराबर एन बटे वी आर टी हो जाएगा। और एन बटे यानी सी बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे बी हो जाएगा। तो आप लिख दोगे पी बराबर सी आर टी, ये आपका फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला बन जाएंगे, जहाँ पर पी परासरण दाब होगा, आर गैस स्थिरांक होगा, पी विलयन का आयतन होगा और टी परम ताप हो जाएगा। और अगर आप और बात करना चाहोगे तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम। क्या होता है, एन बराबर हो जाता है डब्ल्यू बटे एम। अगर आप यहाँ पर रखना चाहो तो डब्ल्यू आपका हो जाता है विलेय विलायक का भार हो सकता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इसके अणुओं की संख्या, यानी कोई विलेय या विलायक के अणुओं का अणुभार हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए अगला, देखिए प्रतिपरासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। प्रतिपरासरण, तो प्रति मतलब व्युत्क्रम, यानी उसका उल्टा, परासरण का उल्टा, कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है। परासरण दाब क्या होता है कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम झिल्ली पर जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। तो यही बात करें कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर, किसी, अब क्या होगा, विलयन से विलायक की ओर, अभी क्या हो रहा था, विलायक से विलयन की ओर, अब क्या होगा, शुद्ध विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं या प्रतिपरासरण कह सकते हो। सिंपल सी बात कि किसी अणु का विलयन से शुद्ध विलायक की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, प्रतिपरासरण कहलाता है। क्लियर हो जाएगा। उदाहरण की बात की जाए तो समुद्र जल प्राप्त करने के लिए और घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं यूपी बोर्ड में, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। यानी बात क्या कर रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर सिल्वर क्या है, AgNO3 क्या हो जाए, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में क्या है, कॉपर की छड़ यानी CO को डुबोने पर विलयनीकरण क्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर क्या होगा, सिल्वर से नाइट्रेट को विस्थापित कर लेगा और Ag कहाँ निकल जाएगा, यानी कॉपर क्या करेगा,
Ag को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और स्वयं इसकी जगह ले लेगा। यानी देखो कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर शुद्ध सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, यानी को कर देगा कॉपर, और कॉपर नाइट्रेट विलयन में कॉपर आयन तथा नाइट्रेट आयन देते हैं, यानी कॉपर आयन और नाइट्रेट आयन देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, नाइट्रेट आयन देते हैं और कॉपर आयन बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि ये हो जाएगा धन आयन और ये हो जाएगा ऋण आयन। ठीक है, इस पर 2 आयन होते हैं इसलिए इस पर 1 आयन हो जाएगा और सिल्वर को अलग निकाल देंगे। तो वही बात कि सिल्वर नाइट्रेट के घुल में को अगर कॉपर की छड़ डालते हैं तो क्या करेगा, यह धातु सिल्वर नाइट्रेट से विलयन में से सिल्वर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है और कॉपर नाइट्रेट यानी क्या बनाते हैं, कॉपर नाइट्रेट बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, एक कॉपर यानी Cu और नाइट्रेट आयन यानी धन आयन और ऋण आयन होते हैं। और कॉपर क्या कहलाता है, कॉपर आयन के कारण ही क्या हो जाता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नेरेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। तो सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण नेरेस्ट समीकरण कहलाते हैं। अगर शुद्ध बात की जाए तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 1/N + 1। यार जो आपका R होगा वो क्या कहलाएगा, गैस नियतांक होगा, T परमताप होगा, F फैराडे नियतांक, 1 फैराडे बराबर यानी 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम हो जाता है। और N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और आपका जो M+1 होगा विलयन की धातु की सक्रियता कहलाती है। उस उपयोगिता की बात की जाए तो विद्युत रासायनिक सेल की कमी जो कमी क्षमता या वोल्टेज को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। फर्स्ट होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विभव धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यानी बात हो जैसी भी हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि क्या हुआ, CuAg के ऊपर है तो ये क्या होगा, उच्च धनात्मक तत्व होगा, A कम धनात्मक तत्व होगा। तो ये क्या कर देगा कि Ag से अभी क्या छुड़ा लिया था उसने, अपने खींच लिया था, NO3 को अपनी तरफ खींच लिया था। तो वही बात कर रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विभव धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। पहली बात हो जाएगी, इसी भी हमने कर चुके हैं वो भी। दूसरा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, नीचे आयरन के नीचे जितने भी हैं, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड क्या करते हैं, हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है, उनका अपचयन हो जाता है, अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, ये आपके देखिए 3-4 चैप्टर यानी 2 से 3 चैप्टर तक के प्रश्न हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है जबकि सोना ऐसा नहीं कर सकता, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बात वही है कि क्या बोलते हैं, जिंक धातु कॉपर के विलयन से यानी Zn क्या है, कॉपर से ऊपर स्थित है, लेकिन सोना कहाँ है, इससे नीचे स्थित है। तो जो ऊपर होगा जो धनात्मक, अभी हम पहला अनुप्रयोग पढ़ा हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी का कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विभव वाले धनात्मक तत्व, यानी अगर सारणी में सबसे ऊपर तत्व है तो वे क्या कहलाते हैं, उच्च धनात्मक तत्व होते हैं, तो वे नीचे वाले तत्वों के लवणों को विस्थापित कर देते हैं। तो क्या हुआ कि Zn कॉपर से उसके आयन को विस्थापित कर सकता है, लेकिन Au क्यों नहीं कर सकता, कि वो कहाँ पर स्थित है, नीचे है और इससे कम ऋण विद्युत धनात्मक तत्व है, सॉरी कम धनात्मक तत्व है। ठीक है, तो ये क्या नहीं करेगा, उससे विस्थापित नहीं कर सकता। इन देखिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित रखा गया है कि नहीं, अतः Zn धातु अधिक सक्रिय होने के कारण CuSO4 के विलयन से Cu को विस्थापित कर देती है, जबकि सोना धातु विद्युत रासायनिक क्या होगा, रासायनिक श्रेणी में Cu की कहाँ पर, नीचे स्थित है, अतः यह कम सक्रिय होने के कारण CuSO4 के विलयन से Cu को विस्थापित नहीं कर सकती। क्लियर बात है। चलिए तो ठीक है, अगला देख लीजिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, तो इसे भी याद कर लीजिएगा कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त
मुक्त हुई या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी जो मात्रा होगी इलेक्ट्रोड में होने वाली पदार्थ विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित होती है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड में से मुक्त हुई या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा, मान लीजिए W है, विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती हो जाती है। W बराबर समानुपाती Q, यानी अगर Q बराबर आपने क्या पढ़ा, IT पढ़ा, तो Q की जगह क्या रख सकते हो, IT लिख सकते हो। और अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे भी तो क्या हो जाएगा, Z आ जाएगा और Z बराबर IT हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक भी लिखिए। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कि सिंपल है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2NO2 अभिक्रिया AU 2NO + O2। इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, K बराबर x/T हो जाता है। वेग स्थिरांक K क्या होता है आपका, वेग स्थिरांक मात्रा की बात की जाए तो मोल लीटर प्रति इनवर्स, यानी इनवर्स हो जाएगा बट्टे सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया, यानी प्रश्न नंबर 10, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो होगा वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। यानी वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है क्या कहलाती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH3COO C2H5 + H2O अभिक्रिया CH3COOH + C2H5OH। इस अभिक्रिया में कितनी आणविकता है, ठीक है, जितने अभिकारक भाग ले रहे वे क्या कहें, आणविकता कहलाती है। कितने अभिकारक है, तो 2। तो अब इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2, तथा कोटि कितनी हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।